ना फायरिंग वो सोच से बाहर था, बस मौजज़ा ऊपर वाले के उसने हमें बचाया। बच्चों को लेके जाओ, मैं तो वैसे भी माजूर हो गई, मेरा मरना भी कोई वो नहीं है, बस बच्चों की ज़िंदगियों का। वो बच्चों को बाहर लेके गया, थोड़ी देर बाद आके मुझे भी लेके गया। मेरे तो पूरे ये जो कमर साइड ये पूरा सुन हो के अजीब सा हुआ था। बस शुक्र है बच्चे बच गए। मेरा नाम बीबी रोशन है। हम कराची जा रहे थे बच्चों को लेके, रास्ते में अचानक फायरिंग हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शहीद हो गए। उनमें मेरे छोटे बच्चे, एक 2 साल का बच्चा है, 5 साल की बच्ची है। मेरे शौहर को नींद आई थी, थोड़ा सा नींद में था, बाहर नहीं वो आवाज़ें आ रही, मुझे तो लगा जैसे बारिश हो रहे है, ऐसे वो फायरिंग कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने एक बेटी, बाप अपने अब्बू के पास था, बेटा मेरे पास, उनको दोनों को नीचे ला के सीट के नीचे उनको छुपा के, शौहर को भी नीचे करके मैं खुद उनके ऊपर हो गई। अचानक बस मुझे गोली लगी। थोड़ी देर बाद जब गोली ख़त्म हो गई, आवाज़ ख़त्म हो गई, तो मैंने शौहर को बताया। बस शौहर और मैं खुद भी शुक्र है अभी ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। बस आगे चल रही थी, अचानक पता ही नहीं चला कैसे इतना फायरिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़, आग लग रही थी, जैसे ऊपर से बारिश हो रही थी, वो शीशे सारे टूट गए थे। तो उस कंडीशन में बस बच्चे डर के रो रहे थे। फिर शौहर को भी मैंने साइड पे किया। मेरा नाम उमैमा है। हम बस में चलता था और हम फायर हो गए ना, बाबा लोग हमको सीट के अंदर दो और हम के ऊपर पीर में लगे और अम्मी के साथ गोली लगी और अम्मी के साथ गोली लगी और वो वो ट्रक के साथ वो बस चला तो आग लगी ना, अस्पताल में गए और अम्मी को अस्पताल में लागे और मुझको और अरसलान को गाड़ी में बिठा के अरसल गाड़ी में हम लोग चले गए। हम लोग कराची की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ से जाते हुए कोई नमाज का टाइम होता शाम के, तो नमाज़ पढ़ने के बाद कोई आगे जाके बस में मैं थोड़ी सी नींद में था, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, बच्ची 5 साल की कोई मेरे गोद में थी। तो जा रहे थे तो अचानक से बस फायरिंग हो गई। तो मैं थोड़ी नींद में था, तो वाइफ के गोद में तो बच्चा था, तो उसने बच्चे को जो ना सीट के नीचे दबा के फिर मेरे से ये बच्ची भी छीन के एक साइड पे इनको दबा के फिर मुझे धक्का दे के जो ना वो सीटों के बीच में थोड़ी सी जगह थी उसमें यानी हमें लेटा के ख़ुद ऊपर लेट गई कि फिर चिल्लाने लगी कि बस बच्चों को बचाना है, गोली चल रही हैं। तो फिर आके उसी में बस उसको कोई 6 गोलियां लगी। तो इस तरह हो के काफ़ी बाहर वहाँ पे साइड में भी जो थे, पीछे के साइड में 2 फौजी थे, वो बेचारे भी चले गए। तो बहुत फायरिंग हो रही थी सर, तीनों तरफ से हो रही थी, इस साइड से भी, यहाँ से भी, फिर सामने से ड्राइवर को हिट किया, वो बेचारे ने तो गाड़ी भगा के जो ना वो भगाने की कोशिश किया तो उसको भी हिट किया। फिर तो गाड़ी थोड़ी सी उतराई आई थी, खुद चल के गई जाके, तो हम तो बस लेटे हुए थे कि ट्रक के साथ एक शायद लग गया झटके में, फिर वो रुक गई। तो फिर बस क़यामत का मंज़र था, कोई इधर लेटे हुए थे, कोई उधर लेटे हुए थे, तो बस खाली ही खून ही निकल रहे थे। पहले बच्चों को मैंने उठा के बाहर ला के उधर साइड पे रखा है पत्थरों के बीच में। तो फिर आके वाइफ को, तो उसको यहाँ से नीचे तो काम ही नहीं कर रहे थे कुछ, बस मुश्किल से उठा के उनको बाहर निकाले। यानी दर्दनाक हादसा हुआ हमारे साथ। फायर सर इस तरह हुआ कि कोई 10 से 15 मिनट लगातार फायरिंग हो गई। फिर वो फायरिंग होने के बाद उसके बाद फिर इस तरह हुआ कि हम तो बस हमने कहा कि बस अब तो इंतज़ार में थे कि अब सर उठाएं तो ऊपर से मारते हैं, तो फिर नीचे ही बस बैठे रहे कि अब गाड़ी तो चलती रहे। हमने बस जहन में ये कैफियत थी कि अब ये गाड़ी जाके खाई में गिरेगी या पता नहीं कि पत्थर के साथ लगेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो फिर बस वो जाके जब से वो ट्रक के साथ, वो ट्रक में जब आग लगी तो हमने 1 मिनट या 40 सेकंड जो है ना नीचे झुक के बैठे, तो कुछ फायरिंग की आवाज़ थोड़ी सी बंद हो गई, तो हमने बाहर निकले। तो फिर वहाँ पे कोई 6-7 मिनट बाहर हमने बस एक साइड में बैठे रहे, इधर उधर कोई नहीं आए वहाँ पे। फिर जाके कुछ लड़के नीचे की तरफ से आए, तो उनमें से किसी ने कहा कि हम भी पैसेंजर हैं,
تو لائٹیں وائٹیں آن کر کے آئے تھے، تو اس میں ایک گورنمنٹ کی کوئی شاید ایک آئی ایس گورنمنٹ نمبر پلیٹ لگا کے آئی تھی، تو ہم نے جا کے بس وہ مرد حضرات تو بس اس میں اس طرح تھے کہ کچھ تھوڑے بہت کچھ زخمی تھے، وہ بیچارے بھاگ کے جا کے اس گاڑی میں اتر گئے، تو کسی کو لوگوں نے اٹھا کے لا کے اس میں لے گئے، تو میں بھی بس بچوں کو لے کے، یہ بہت رو رہے تھے ماں کے لیے نا، تو ماں تو سائیڈ میں تھی، تو بس اس ڈرائیور بیچارے کو میں نے فریاد کیا کہ یار ان کی ماں مر رہی ہے، تو آخری حالت میں آپ ہماری مدد کریں، تو وہ بیچارہ ہمارے ساتھ آئی، تو یہ دونوں اٹھا کے ہم بس گاڑی میں فرنٹ سیٹ میں بٹھائے، تو وہاں سے کوئی 25 منٹ کے اس میں راستے میں پھر وہ ہاسپٹل آیا، چلاس ہاسپٹل سر پہنچتے ہی وہاں پہ کوئی 4-5 منٹ کے اندر ہی بس سارے عملے جمع ہو گئے، تو وہاں پہ بس سارے وہ لے کے آ رہے تھے، تو ادھر کسی کو خون چاہیے تھا، کسی کو کیا، بس اس طرح اس میں وہاں پہ بس کوئی آپریشن کا وہ نظام کیا ہمارے، اس کا تو کچھ سیریس کیس تھا، تو اس کو آپریشن کیا، اس کے بعد پھر ہم نے بس وہاں سے کوئی میرے خیال سے ایمبولینس کا کچھ اس میں ایشو تھا، ایمبولینس نہیں ملے، پھر جا کے ایمبولینس ملے، تو کوئی 11:30 بجے کے ٹائم پہ ہم نے ایمبولینس میں بٹھا کے گلگت ہی لے کر آئے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے خیر سپورٹ تو ہمارے لیے ہے، اور ڈاکٹرز حضرات بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ 2 آپریشن تو ہو چکے ہیں، اب تیسرا باقی ہے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ہماری کچھ مدد کر کے ہم نجی ہاسپٹل یا کراچی کی طرف لے کے جائیں، تو ان کی فیملی بھی وہاں پہ، ان کے وہ ہماری فیملی بھی آدھی تو ادھر ہی ہے، تو وہاں پہ ہمیں یہ سہولت ہوگا کہ مشین جدید ہے، اس حساب سے ایسا نہ ہو کہ اب یہاں پہ ظاہری بات ہے ہم چیک تو یہاں پہ اگر ہو بھی گیا تو بعد میں بھی لے جا کے ہم نے AKU میں دکھانا تو ہے ہی، ظاہری بات ہے تھوڑی سی، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر ابھی ہی کچھ ہو جائے تو وہاں پہ جدید مشین ہے، تو اس حساب سے ان کا ٹریٹمنٹ ہو گیا تو پھر ہمارے لیے بات کے لیے بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابھی اس کا معذوری ہونے کا بہت خطرہ ہے نا، لیکن ڈاکٹرز تو مطمئن کر رہے ہیں، لیکن ادھر یہ ہے کہ CT اسکین یہاں پہ نہیں ہے، اس کے لیے پھر تکلیف دہ ہے کہ ان کو لے کے کسی اور اس میں لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جدید مشین نہیں ہے، تو اس میں کچھ مسائل ہمارے لیے پریشانی ہے سر۔